डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्थाएं और उनकी शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया है। तो नेपाल जो है वो वैसे तो क्या है, कभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहा, फिर भी इसकी प्रशासनिक व्यवस्था भारत और ब्रिटेन के लोक प्रशासन से क्या है काफ़ी मिलती जुलती है। चूँकि भारत व नेपाल का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवेश एक जैसा है तथा सदियों से वैचारिक आदान प्रदान भी रहा है और सन 1951 के दिल्ली सेटलमेंट के पश्चात नेपाल में गठित हुई लोकतांत्रिक व प्रशासनिक संरचनाओं में भारतीय प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। इसकी जो विशेषताएं हैं उसको हम क्या है थोड़ा बिंदुवार देखते हैं। पहली इसकी विशेषता है प्रशासनिक व्यवस्था की एकात्मक शासन। पश्चिम से पूर्व की ओर फैला लंबवत नेपाल एक छोटा सा देश है। यहाँ भारत या अमेरिका की तरह संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। यहाँ संपूर्ण देश का प्रशासन संचालित करने के लिए एक ही सरकार होती है। एकात्मक शासन की यह पद्धति फ्रांस और ब्रिटेन के समान है। नेपाल में स्थित सभी प्रशासनिक संगठन केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं। प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, नियंत्रण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पूरे नेपाल को क्या है पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों में क्या है विभक्त किया गया है। इसके बाद में नेपाल को 14 अंचलों में बांटा गया है, जहां अंचल कार्यालय कार्यरत हैं। अंचलों के पश्चात 34 डिवीज़न है, तो डिवीज़न के बाद में क्या है जिले हैं वो 75 हैं। तो इस प्रकार से क्या है एकात्मक शासन व्यवस्था है। दूसरी खास विशेषता है इसकी केंद्रीय सचिवालय व्यवस्था। नेपाल में सन 1951 में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना की गई थी। इससे पूर्व भी राजा को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए कई विभाग व समितियां थी, किंतु उनका विधिवत गठन व वैधानिक आधार सन 1951 के संविधान से शुरू हुआ। मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण केंद्रीय सचिवालय के मंत्रालयों के राजनीतिक प्रभारी होते हैं। राजनीतिक मंत्री संबंधित मंत्रालय की नीतियों, कानूनों और योजनाओं के संचालन व प्रशासनिक नियंत्रण के लिए क्या है जिम्मेदार होते हैं। मंत्री को सहायता व परामर्श प्रदान करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। प्रत्येक मंत्रालय के अधीन कार्य की प्रकृति के हिसाब से कई कार्यकारी संगठन, आयोग, बोर्ड, संस्थान, समितियां इत्यादि होते हैं। तो भारत के समान ही यहाँ पे भी क्या है केंद्रीय सचिवालय व्यवस्था है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट अभिकरण को भी स्थापित किया गया है और वो क्या है संवैधानिक और गैर संवैधानिक दो प्रकार के हैं। अर्थात जिन संवैधानिक वो हैं जिनका संविधान में उल्लेख है और गैर संवैधानिक वो हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनमें पब्लिक सर्विस कमीशन है, महालेखा परीक्षक है, चुनाव आयोग है, महान्यायवादी जिसका अटॉर्नी जनरल कहते हैं, और न्यायिक परिषद जुडिशियल काउंसिल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, सत्ता दुरुपयोग जांच आयोग है CIAA, कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज अथॉरिटी, ये भी यहाँ पे एक संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें क्या राष्ट्रीय योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, लोक प्रशासन संस्थान है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, राष्ट्रीय शैक्षणिक समिति है। तो ये कुछ क्या है उदाहरण हैं गैर संवैधानिक संस्थाओं के। तो यहाँ पे क्या है संवैधानिक और गैर संवैधानिक प्रकार के क्या है विशिष्ट अभिकरण या संस्थाएं हैं। इसके पश्चात आता है पंचायत व्यवस्था व स्थानीय प्रशासन। नेपाल एक एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है जहाँ एक ही विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका राष्ट्र का शासन संचालन करती है। सरकार बहुस्तरीय नहीं है, जैसे हमारे यहाँ राज्य सरकार अलग है, केंद्र की अलग है। पूर्व में क्या है नेपाल में पंचायत से तात्पर्य उस संस्था से होता था जो विधि निर्माण का कार्य करने वाला अभिकरण होती थी। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत तथा कस्बा पंचायतें होती थी जिनका चुनाव क्या है प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार करते थे। 1962 में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण आयोग की अनुशंसा पर बने स्थानीय सरकार कानून के द्वारा ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, अंचल पंचायतों को वैधानिक आधार दिया गया था। स्थानीय सरकार के रूप में इन संस्थाओं को नेपाली प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता था, क्योंकि स्थानीय योजनाओं व नीतियों का क्रियान्वयन यही संस्थाएं करती थी। 1990 के बाद जो संविधान में संशोधन हुआ उसमें क्या दल विहीन राष्ट्रीय पंचायत व्यवस्था समाप्त हो गई तथा स्थानीय स्वशासन का स्वरूप क्या बदल दिया गया।
नेपाल में स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी सामान्य प्रशासन के विभागों में स्थानांतरित हो सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता। उन्हें लोक सेवा के कर्मचारी के समस्त लाभ देय होते हैं। पंचायती राज मंत्रालय इन संस्थाओं को क्या है, नियंत्रित और निर्देशित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पंचायत व्यवस्था व स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था है। इसके पश्चात है विकास प्रशासन। सन 1990 के तथा वर्तमान अंतरिम संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का प्रयास करेगा। अतः नेपाल का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा मूलतः विकास प्रशासन का पर्याय है, जो विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन में क्या है, लगा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर गठित राष्ट्रीय योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कृषि है, शिक्षा है, सिंचाई है, स्वास्थ्य है, उद्योग है, परिवहन है, इनकी क्या है योजनाएं बनाता है और उन्हें विभिन्न मंत्रालय क्या करते हैं, लागू करते हैं। संपूर्ण योजना तंत्र को विकेंद्रित स्वरूप प्रदान किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों तथा भौगोलिक आधार पर नेपाल क्या है, 5 क्षेत्रों में बंटा हुआ है: पूर्वी, मध्य, पश्चिमी, उत्तरी व सुदूर। नेपाल में क्षेत्र है 5, अंचल 14 हैं, डिवीज़न जो है वो 34 है, जिला जो है वो 75 है। और ज़िले में क्या है, मुख्य जिला अधिकारी CDO जो है वो कार्य करता है। अपने यहाँ जैसे कलेक्टर होता है उसी प्रकार वहाँ पर क्या है CD होता है। उसको भी क्या है अनेक कार्यपालक और न्यायिक शक्तियाँ क्या है प्रदान की गई है। इसके पश्चात लोक सेवाओं के बारे में थोड़ा देखते हैं नेपाल की। नेपाल में लोक सेवकों को नरेश अर्थात शासन के अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत लोक सेवा में पदस्थापित रखा जाता है। फिर भी लोक सेवकों को सेवा काल की सुरक्षा संविधान में दी गई है। तो कार्मिक प्रशासन से संबंधित क्या है कुछ प्रावधान है। जैसे यहाँ पे क्या है, भर्ती का मुख्य आधार क्या है, योग्यता है। इसके लिए क्या है, प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, कंपटीशन होता है और उनको क्या है लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाया जाता है। दूसरी खास बात ये है लोक सेवाओं की यहाँ कि सेवा से पहले और सेवा के बाद में क्या प्रशिक्षण सुविधाएँ हैं। इस संबंध में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है IIPA नई दिल्ली भी क्या है सहायता करता है। पदोन्नति का आधार जो है योग्यता और वरिष्ठता है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, सीनियरिटी है और एबिलिटी है। अवकाश है, वेतन के भत्ते हैं, पेंशन है, इन सब में क्या लाभकारी परिवर्तन किए जाते हैं समय समय पर। सामान्यतः सरकारी अधिकारियों को समाज में क्या है प्रतिष्ठाजनक स्थिति प्राप्त होती है। लोक सेवक अनाम अथवा राजनीतिक रूप से तटस्थ रहकर अपना कर्तव्य निर्वाहित करते हैं। भारत की तरह प्रशासनिक अकार्यकुशलता, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार तथा नौकरशाही के दुष्प्रभाव नेपाली प्रशासन में स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे लोक सेवाओं की व्यवस्था है। इसी प्रकार वर्गीय व्यावसायिक संगठनों का भी यहाँ पे प्रभाव है। नेपाल में पूर्व प्रचलित दल विहीन पंचायत व्यवस्था के समय कुछ वर्गीय व्यावसायिक संगठनों की स्थापना की गई थी। ये जो दबाव समूह हैं ये मुख्यतः अपने अपने हितों की रक्षा के लिए शासन से वार्ता और परामर्श करते थे। बाद में क्या है, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था को मान्यता मिलने से वर्गीय संगठनों का जो महत्व है कुछ कम हो गया, किंतु लोक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने में अभी भी इनकी भूमिका है। तो कुछ ये संगठन हैं, उनके नाम है जैसे नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठन है, नेपाल श्रमिक संगठन है, नेपाल कृषक संगठन है, नेपाल महिला संगठन, नेपाल युवा संगठन, नेपाल विद्यार्थी संगठन, ऐसे कुछ संगठन हैं। ये जो संगठन है इनकी सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है और इनका संगठनात्मक ढांचा प्राथमिक, जिला व केंद्रीय स्तर पर है। प्रत्येक स्तर का संगठन संबंधित क्षेत्र की शासकीय संरचना से वार्ता कर समस्या का समाधान करता है। राजनीतिक क्षेत्र में इन दबाव समूहों का सशक्त स्थान है। हेनरी एडम कहते हैं कि आधुनिक राजनीतिक मनुष्यों का नहीं अपितु शक्तियों का संघर्ष है। कुल मिलाकर ये जो विशेषताएं हैं इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो संवैधानिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए बनी एक उत्तरदायी व्यवस्था है और वो कल्याणकारी राज्य तथा विकास प्रशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति में संलग्न है। किंतु अन्य विकासशील देशों की भांति नेपाल अभी भी अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा है। सत्ता दुरुपयोग जांच आयोग के प्रतिवेदन इस रिपोर्ट को प्रमाणित करते हैं कि नेपाली राजनीतिक और लोक सेवक किस प्रकार या किस सीमा तक अपने अधिकार क्षेत्र का अवैधानिक लाभ उठाते हैं। तो इस प्रकार से ये नेपाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी खास विशेषताएं हैं। ये कुल 7 विशेषताएं हैं: एकात्मक शासन, केंद्रीय सचिवालय व्यवस्था, विशिष्ट अभिकरणों की स्थापना, पंचायत व्यवस्था व स्थानीय प्रशासन, विकास प्रशासन, लोक सेवाएं, वर्गीय व व्यावसायिक संगठनों का प्रभाव।
तो आज इसके साथ ही हमारे क्या है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो ये पेपर है, फर्स्ट पेपर, इसमें जो हम लोगों ने आपके पाठ्यक्रम में क्या है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और नेपाल की क्या है प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में सिलेबस में था। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। इसके बाद में हम क्या है सेकंड पेपर जो है उसको प्रारंभ करेंगे।